आज हम हिंदी भाषा और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से तात्पर्य होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि हिस्ट्री मतलब कि पुराने समय में जो उसका पृष्ठभूमि रही है, मतलब कि हिंदी भाषा का प्रयोग जो है आरंभ में कैसा किया जाता था और उसका विकास क्रम धीरे धीरे कैसा हुआ, इसको हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की श्रेणी में रखते हैं। तो चलिए, हिंदी भाषा सबसे पहले प्रयोग कहाँ भारोपीय परिवार के अंतर्गत की जाती है। हिंदी भाषा को भारोपीय परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। अब भारोपीय परिवार क्या है? भारोपीय परिवार एक प्रकार का भाषा परिवार है। जैसे कि भाषाओं को हम जानते हैं कि भाषाओं को अलग अलग परिवारों में, भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। अब भारोपीय भाषा परिवार जो है यह एशिया, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, यूरोप, रूस, रोमानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि भागों में क्या है, इसकी भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। तो इसकी भाषाएं कौन कौन सी हैं? इनकी भाषाएं हैं, कुछ प्राचीन भाषाएं हैं और कुछ आधुनिक भाषाएं हैं जो कि इसमें प्रयोग की जाती हैं। प्राचीन भाषाओं में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ग्रीक, लैटिन आदि, ठीक है। और आधुनिक भाषाएं जो हैं वो हैं अंग्रेज़ी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, फ़ारसी, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी आदि, ठीक है। अब इसके आगे हम अध्ययन करेंगे क्या, भारोपीय परिवार के अन्य नामों का। भारतीय परिवारों को जो है पहले अनेक नामों से पुकारा गया है, यह भी हमें ज्ञात होना चाहिए। इंडो जर्मनिक, इंडो कैल्टिक, आर्य परिवार, संस्कृत परिवार, सांस्कृतिक परिवार, काकेशियन परिवार, जफेटिक परिवार, इंडो यूरोपियन परिवार। भारोपीय परिवार की कुछ शाखाएं हैं, इसे शाखाओं में विभाजित किया गया है, जैसे कि केंतुम और सतम। केंतुम और सतम, इनके अध्ययन के लिए हम निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करेंगे। इस तालिका में भारोपीय भाषा परिवार को के विभिन्न शाखाओं का वर्णन किया गया है। भारोपीय भाषा परिवार की विभिन्न शाखाओं का वर्णन किया गया है। प्रारंभ की कुछ शाखाएं केल्टिक शाखा, ट्यूटोनिक शाखा, लैटिन शाखा, ग्रीक शाखा और तोखारी शाखा यह केंतुम शाखा के अंतर्गत आती हैं। और इलीरियन शाखा, बाल्टिक शाखा, स्लोवोनिक शाखा, भारत ईरानी शाखा, ये सारी शाखाएं सतम शाखा के अंतर्गत आती हैं। अब सतम शाखा के अंतर्गत आने वाली भारत ईरानी शाखा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ईरान, दरद, भारतीय आर्य भाषा। तो हिंदी के अध्ययन के लिए हमें भारतीय आर्य भाषा का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन करने के लिए हमें यह मालूम होना आवश्यक है कि आर्य भाषा का जन्म कहाँ से हुआ। तो भारत में जब आर्यों का आगमन हुआ तो उनसे ही भारतीय आर्य भाषा का जन्म हुआ है। अब भारतीय आर्य ईरानियों और दरद लोगों से अलग होकर 1500 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तरी सीमा से भारत में आए थे। आर्यों के आगमन के बारे में हार्नले का मानना है कि वो 2 बार आए हैं। पूर्ववर्ती आर्य मध्य प्रदेश में आवासी थे और बाद में आने वाले आर्यों ने आकर उनका स्थान ले लिया। पूर्ववर्ती आर्यों को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में ढकेल दिया। आर्य कितनी बार में आए हैं यह कहा नहीं जा सकता, परंतु भारतीय साहित्य के प्राचीनतम रूप वेदों में उनके बाहर से आने का उल्लेख नहीं मिलता, किंतु आर्य भाषाओं का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए आर्यों को कम से कम 2 बार भारत में आने का अनुमान किया गया है। यह तो हमें पहले से ही ज्ञात है कि भारत में वेदों की रचना जो है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 के ईसा पूर्व के बीच में की गई है। अतः 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसका प्रारंभ होता है, जो कि अभी तक चली आ रही है। अब हम भारतीय आर्य भाषाओं को कुछ भागों में डिवाइड करेंगे। विद्वानों ने इसे 3 चरणों में विभाजित किया हुआ है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक
देखी जा सकती है। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक देखी जा सकती है और आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक की भाषा। अब इनका हम क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसको हम 2 भागों में अध्ययन करेंगे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिनका उल्लेख हमको वेदों में मिलता है। जिस प्रकार वेदों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको वैदिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत का कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक रहा है, जबकि लौकिक संस्कृत का समय 800 से 500 ईसा पूर्व रहा है। लौकिक संस्कृत का समय 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा है। अब वैदिक संस्कृत का अध्ययन करेंगे हम। वैदिक संस्कृत का यह रूप वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा प्राचीन उपनिषदों में मिलता है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि यह वेदों में इसका रूप हमको देखने को मिलता है। वैदिक साहित्य जो है पाणिनि व्याकरण की रचना के पूर्व निर्मित है। वैदिक साहित्य पाणिनि व्याकरण की रचना के पूर्व निर्मित हुआ है। इसमें लौकिक साहित्य की अपेक्षा जो है नए शब्दों का अभाव होता है, क्योंकि इसमें नए शब्द, पुरानी भाषा है और इसमें जो लौकिक साहित्य है उसमें नए नए शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसमें क्या है, नए शब्दों का अभाव होता है। अलंकारों का प्रयोग भी बहुत कम देखने को मिलता है। छंदों के रूप में केवल हमको मात्रिक छंद ही देखने को मिलता है वैदिक संस्कृत में। जबकि लौकिक संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृत में प्रथम पद्य की अधिकता रही है। इसमें जो है व्याकरण के प्रयोग में और दर्शन के प्रयोग में ही गद्य का प्रयोग मिलता है। जहाँ पर व्याकरण व दर्शन की बात की गई हो वहीं गद्य का प्रयोग है, अन्यथा पद्य की अधिकता है। वस्तुतः लौकिक साहित्य जो है पाणिनि व्याकरण की रचना के बाद में निर्मित हुआ है, तो लौकिक साहित्य में व्याकरण की शुद्धियों का प्रयोग किया गया है। इसमें नए नए शब्दों की प्रचुरता मिलेगी, अलंकारों की अधिकता रहेगी और पर्याप्त छंदों का प्रयोग हमको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार हमारा आज का अध्याय समाप्त होता है। अब हमारी अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बीच में अंतर। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बीच में अंतर को पढ़ने के उपरांत हम मध्यकालीन आर्य भाषाएं एवं आधुनिक आर्य भाषाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।